नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल पीडू फोरम एकेडमी पर। मैं आदित्य। आज हम शुरू कर रहे हैं ज्योग्राफी सब्जेक्ट के क्लास 7 का 4th चैप्टर, और ये चैप्टर है वायु। तो अभी तक हमने पृथ्वी पढ़ा। पृथ्वी पर स्थलीय प्लेटें, समुद्री प्लेटें, पृथ्वी की आंतरिक संरचना। अब हम थोड़ी बात करेंगे पृथ्वी के ऊपर, यानी पृथ्वी के ऊपर वायुमंडल जो पृथ्वी को चारों तरफ से घेरे हुए है। तो वायुमंडल में वायु महत्वपूर्ण है। तो आज हम थोड़ी वायु के बारे में बात करेंगे, राइट। तो हमारी पृथ्वी चारों ओर से वायु की एक घनी चादर से घिरी हुई है, राइट। और इसमें कुछ इसे ही हम वायुमंडल कहते हैं। और इसमें कुछ विभिन्न गैसें हैं। वो गैसें हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। हमारे लिए नहीं, पृथ्वी पर जितने भी जीवन है, जिस प्रकार के भी जीवन है, उन सब के लिए ये गैसें महत्वपूर्ण है और ये वायुमंडल महत्वपूर्ण है, राइट। तो पृथ्वी पर सभी जीवित रहने के लिए, सभी को जीवित रहने के लिए वायुमंडल पर निर्भर रहना होगा, ठीक है ना। चलिए, तो अब वायुमंडल का संगठन क्या है, किन किन गैसों से मिलकर बना है, इसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो वायुमंडल में आप देख रहे हैं कि एक बड़ा भाग नाइट्रोजन का है। नाइट्रोजन गैस वायुमंडल में सबसे ज़्यादा पाई जाती है, कितना? 78%। इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण गैस कौन सा है? तो वो है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन हमारी वायुमंडल में कुल कितना है? तो 21%। तो दो गैसें बहुत महत्वपूर्ण है, एक है नाइट्रोजन और एक है ऑक्सीजन। वायुमंडल की नाइट्रोजन की मात्रा आपको याद रखनी है 78% और ऑक्सीजन की मात्रा 21%। बाकी गैसें भी हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, ऑर्गन और अन्य तरीके की गैसें जैसे हीलियम, ओजोन, ऑर्गन, राइट राइट। तो इस तरह की गैसें पाई जाती हैं। इसके साथ में गैसों के अलावा धूल के छोटे छोटे कण भी हवा में मौजूद होते हैं, जो हमारे वायुमंडल का ही हिस्सा है। ये बात भी हमें ध्यान रखनी है, ठीक है ना। अब इसमें नाइट्रोजन सबसे ज्यादा पाया जाता है। तो जब भी हम सांस लेते हैं तो नाइट्रोजन फेफड़ों में ले जाते हैं और फिर उसे हम छोड़ भी देते हैं। लेकिन पौधों के लिए ये नाइट्रोजन ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसके बावजूद पौधे डायरेक्ट नाइट्रोजन को नहीं ले पाते। तो वो कैसे लेते हैं? हमने तो फेफड़ों में भरा और फिर छोड़ दिया। लेकिन पौधों के लिए ये कैसे उनके लिए लाभदायी हो सकते हैं? तो पौधे, एक प्रक्रिया होती है, उसे कहते हैं नाइट्रोजन स्थिरीकरण, राइट। ये प्रक्रिया क्या होती है हम तो बाद में समझेंगे। यहाँ पे आपको ये समझना है कि इसका अर्थ ये हुआ कि नाइट्रोजन का किसी तरीके से स्वरूप में परिवर्तन किया जाए जिससे पौधे आसानी से उसे ग्रहण कर सकें। तो किस तरीके से स्वरूप में परिवर्तन हो सकता है? एक तो मिट्टी के द्वारा, जो पौधे जब उनकी जड़ जिस मिट्टी में होती है उस मिट्टी के द्वारा कुछ नाइट्रोजन के स्वरूप में परिवर्तन किया जाता है। इसके अलावा उनकी जड़ों में कुछ जीवाणु होते हैं, राइट, वो भी नाइट्रोजन स्थिरीकरण का काम करते हैं, यानी इसके स्वरूप में, इसके स्ट्रक्चर में चेंज करते हैं। उसके थ्रू पौधे इनको ले पाते हैं। इसकी आगे की बात साइंस का पार्ट है, तो हम जब साइंस पढ़ेंगे तब उसमें पढ़ेंगे। फिलहाल आपको ये जानना है कि नाइट्रोजन के स्वरूप में परिवर्तन होता है और उसके बाद पौधे इसको ग्रहण कर पाते हैं, ठीक है ना। ठीक है, तो ये तो बात हो गई नाइट्रोजन की। इसके बाद ऑक्सीजन। नाइट्रोजन के बाद सबसे ज्यादा पाई जाने वाली गैस है, 21%, मैंने अभी आपको बताया, राइट। तो मनुष्य और पशु ये नाइट्रोजन ऑक्सीजन का बड़ी मात्रा में उपयोग करते हैं और इसी के क्रम में वो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और ये कार्बन डाइऑक्साइड फिर पौधों के द्वारा यूज किए जाते हैं प्रकाश संश्लेषण से, राइट। तो अब ऑक्सीजन तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ही है, ठीक है ना। इसके बाद बात आती है कार्बन डाइऑक्साइड की। तो कार्बन डाइऑक्साइड भी एक बहुत महत्वपूर्ण गैस है पृथ्वी पर, ठीक है। क्यों? क्योंकि पौधे इसी से प्रकाश संश्लेषण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। जैसे हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, वैसे ही पौधे कार्बन डाइऑक्साइड, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। तो हम जितना कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं वो पौधों के द्वारा सोख लिया जाता है, ठीक। तो इस तरीके से संतुलन बना रहता है।
अब कार्बन डाइऑक्साइड का और भी महत्वपूर्ण कार्य है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हमारे वायुमंडल का एक अभिन्न अंग है। जैसे ये आपका पृथ्वी है और ये इसका वायुमंडल छोटे छोटे पार्टिकल में, ठीक है, ये आपका कुल वायुमंडल हो गया। इसको मैं थोड़ा कलर चेंज कर देता हूं यहां से, इसे आप वायुमंडल समझिए, ठीक है ना। अब इसका वायुमंडल का काम ये भी होता है कि जब सूर्य की किरणें धरातल पर आती हैं तो पूरी सूर्य की जो किरणें होती हैं वो पूरी मात्रा में नहीं आ पाती। धरातल पर हमें केवल सूर्य के कुल ऊर्जा का 2 अरबवां भाग ही प्राप्त होता है। कितना? 2 अरबवां भाग, ठीक है, वो हमें प्राप्त होता है। अब ये जब सूर्य की किरणें आती हैं, पृथ्वी से टकराती हैं, फिर ये वापस जाती हैं, तो वापस जाने के क्रम में सारी किरणें नहीं जा पाती, ठीक। अब ये सूर्यताप का वितरण है, ये भी हमारा अगले क्लास का टॉपिक है। अभी हमें क्या समझना है कि सूर्य की किरणें जब धरातल पर आती हैं, कि सपोज 100%, हम इस 2 अरबवें भाग को ही 100% मान लेते हैं, और 100% अगर सूर्यताप पृथ्वी पर आया, ठीक, तो इसमें से कुछ रिफ्लेक्ट भी होता है। बेसिकली होना ही चाहिए कि 100% रिफ्लेक्ट हो जाना चाहिए। 100% ऊर्जा जो पृथ्वी ने सूर्य से प्राप्त की फिर उसे विमुक्त हो जाना चाहिए, लेकिन नहीं होता। क्यों? क्योंकि एक तो पृथ्वी भी कुछ मात्रा में इस सूर्य की ऊर्जा को सोख लेती है, कुछ मात्रा में ये वापस रिफ्लेक्ट कर देती है, ठीक। जब ये रिफ्लेक्ट करती है तो कुछ किरणें तो बाहर निकल जाती हैं, कुछ नहीं निकल पाती। क्यों? क्योंकि जो हमारा वायुमंडल है ये सूर्य की किरणों को आने तो दिया, लेकिन जब ये रिफ्लेक्ट होकर के वापस गई तो इन्हें जाने नहीं दिया बल्कि रोक दिया, ठीक। अब इसे यहां समझिए कि सूर्य की किरणें आई गई तो कुछ निकल गई, लेकिन कुछ यहां से रिफ्लेक्ट भी हो गई और फिर ये वापस पृथ्वी पर आ गई। तो इस तरीके से हमारा वायुमंडल गर्म रहता है, और इसे छानने का रोकने का काम कौन कर रहा है? यही वो कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक। अब हम अभी हाल के दिनों में सुनते हैं कि हमारे यहाँ ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है, तापमान बढ़ रहा है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही है। तो बड़े बड़े देशों के एक मंच पे बैठक होती है जिससे कार्बन डाइऑक्साइड को कम करने की बात की जाती है। क्या हो रहा है बेसिकली कि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने से संतुलन बिगड़ रहा है, कि जिस मात्रा में अभी सूर्य की किरणें आ रही हैं, फिर वो जिस मात्रा में निकलनी चाहिए उस मात्रा में ना निकल करके फिर ये पृथ्वी पर रिफ्लेक्ट कर दी जा रही हैं, क्योंकि अभी इसकी मोटाई इतनी है। अब सपोज कि एक समय बाद कार्बन डाइऑक्साइड और बढ़ जाए और इसकी मोटाई और बढ़ जाए, तो अभी जितनी रिफ्लेक्ट हो पा रही है उतनी किरणें भी रिफ्लेक्ट नहीं हो पाएंगी, सारी पृथ्वी के अंदर ही रह जाएंगी। इससे क्या होगा? पृथ्वी और गर्म होगा। तो फिलहाल तो ग्लोबल वार्मिंग की समस्या है, लेकिन जब एक समय बाद यही कार्बन डाइऑक्साइड और बढ़ जाएगा तो सूर्य की किरणें आ ही नहीं पाएंगी धरती पर, ये पूरी तरीके से रोक दी जाएंगी कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा। तो उस समय उसके बाद क्या होगा? पृथ्वी ठंडी होनी शुरू हो जाएगी। आपको समझना है इसलिए महत्वपूर्ण है कि सपोज आप वायुमंडल को आपने हटा दिया, ये पृथ्वी हो गई बिल्कुल खाली, इस पर कोई वायुमंडल नहीं है, तो क्या होगा? सूर्य की सीधी किरणें पृथ्वी पर आई तो पृथ्वी एकदम से गर्म हो गया, और फिर सूर्य की किरणें पूरी पृथ्वी से चली गई तो पृथ्वी अचानक से फिर ठंडा हो गया। तो बहुत ज़्यादा ठंडा होना भी हमारे लिए नुकसानदेह है, यहाँ के लिविंग जो भी इस पर चीज़ें हैं उनके लिए, और बहुत ज़्यादा गर्म होना भी नुकसानदेह है, राइट। तो इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग ये हमारे लिए इसलिए इतना इंपॉर्टेंट होता है, न केवल पौधों के लिए भी, हमारे लिए भी। अब पौधे इसमें क्या करते हैं कि हम जितना कार्बन डाइऑक्साइड अपने सांस लेने के क्रम में छोड़ते हैं ये पौधों के द्वारा सोख लिया जाता है, लेकिन जो हम एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं जैसे ईंधन के द्वारा, जैसे कोयला जलाकर, जैसे प्रदूषण फैलाकर, तो ये कहाँ जाएंगी? तो इसलिए कहा जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीनरी लगाइए और ज़्यादा हो सके तो कम से कम प्रदूषण फैलाइए, ठीक है, ताकि ये पृथ्वी का संतुलन बना रहे, राइट। तो ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड का इंपॉर्टेंस हो गया। साथ में अब ऐसी भी नहीं है कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड बिल्कुल खत्म हो जाए तो भी हमारे लिए अच्छा है, नहीं, इसका वो एक परत बना रहना चाहिए कि पृथ्वी का जो किरण, जो सूर्यताप या कहें कि जो ऊर्जा पृथ्वी पर आया, सारी ऊर्जा छन के नहीं चली जाए, कुछ पृथ्वी के वायुमंडल में बनी रहे ताकि हमें गर्म लग सके, ठीक है।
एटमॉस्फेयर गर्म हो सके। अचानक से ये नहीं कि बहुत गर्म हो गया, अचानक से ये भी नहीं कि बहुत ठंडा हो गया, ठीक है ना। तो ये संतुलन बना रहना बहुत जरूरी है। ये संतुलन कौन बना रहा है? ये कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है ना। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड की बात हो गई। अब ये चीजें किस में है? तो हमारे वायुमंडल में है। वायुमंडल में और क्या है? तो वायुमंडल 5 परतों से मिलकर के बना हुआ है। कौन कौन सा? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, बाह्य वायुमंडल और वायुमंडल, बहिर्मंडल। अब इसके बारे में समझेंगे क्या होता है। तो हमने मोटा मोटा इस पे बात तो किया था इसके बारे में। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, बाह्य वायुमंडल और बहिर्मंडल। अब इसके बारे में थोड़ी और बात। तो क्षोभ मंडल आप जो देख रहे हैं, ये पृथ्वी के धरातल से औसत कहते हैं कि ये 13 किलोमीटर ऊंचाई पर है। कितना? 13 किलोमीटर। अब आप मुझे एक बात बताइए, मैंने औसत किया, औसत कहा, औसत क्यों कहा? क्योंकि पृथ्वी सब जगह सपाट तो है नहीं, कहीं पर्वत है उठा हुआ, कहीं गड्ढा भी है। तो हम गड्ढे से नापे तो क्या 13 किलोमीटर आएगा? नहीं। या हम एवरेस्ट से नापें, ये एवरेस्ट है, तो क्या ये 13 किलोमीटर आएगा? नहीं। तो इसलिए इसका जो मिनिमम ऊंचाई है धरातल से वो 8 किलोमीटर और जो मैक्सिमम ऊंचाई है वो 18 किलोमीटर। तो जब हमें इसका औसत निकालते हैं तो कितना निकल के आता है? 13 किलोमीटर की ऊंचाई पर हमें क्या मिलता है? क्षोभ मंडल, राइट। अब क्षोभ मंडल में और क्या इंपॉर्टेंट है? तो जो भी मौसम संबंधी घटना होती है, राइट, जैसे वर्षा, कोहरा, ओलावृष्टि, ये सारा क्षोभ मंडल के अंदर ही होता है, राइट। तो इसमें मौसम की सभी घटनाएं होती हैं। ये परत सघन है, ठीक है। तो इसलिए आपने अक्सर प्लेन उड़ते हुए देखा होगा, तो ये प्लेन ज्यादा अच्छे से समताप मंडल में उड़ते हैं। क्षोभ मंडल में इनमें घर्षण ज्यादा लगता है, राइट। घर्षण क्यों लगता है? क्योंकि ये घनी है और मौसम की सारी गतिविधियां इसी क्षोभ मंडल में हो रही हैं। अब क्षोभ मंडल हमने कहा कि 13 किलोमीटर, उसके बाद क्या आता है? समताप मंडल, क्षोभ मंडल के जस्ट ऊपर। तो हमने कहा कि वहां पर पायलट प्लेन उड़ाना पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि वो मौसम की घटनाओं से मुक्त है लगभग। और साथ में एक चीज आप समझिए कि क्षोभ मंडल और समताप मंडल, इनके बीच में एक ऐसी जगह आएगी जहां से ये दोनों अलग होंगे, तो वो डिसकंटिन्यूटी होगी। इसे हमने कल भी समझा था। तो उसे हम सीमा कहते हैं, उसका बाउंड्री। तो एक बाउंड्री होती है, उसे हम कहते हैं क्षोभ सीमा। ये वही क्षोभ सीमा है जिसे आप देख रहे हैं, ठीक है। इसके बाद समताप मंडल। अब समताप मंडल की क्या विशेषता है? तो हमने कहा 13 किलोमीटर तक तो हमारा क्या है? क्षोभ मंडल है। 13 किलोमीटर से लेकर के 50 किलोमीटर तक क्या है? समताप मंडल है। समताप मंडल में क्या है? तो ज्यादातर मौसमी घटनाएं तो क्षोभ मंडल में हो गई, तो समताप मंडल शांत रहता है। लेकिन इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट चीज है, पहले तो आप ये चीज समझ गए कि ये शांत है, तो यहां पर हवाई जहाज उड़ाना आसान रहता है। इसके अलावा जो इसमें एक सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो है ओजोन परत का पाया जाना, ओजोन गैस। ये ओजोन गैस हमारी पृथ्वी के लिए और हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सूर्य की किरणें यहां से छन कर आती हैं। अगर सूर्य की किरणें सीधे हमारे शरीर पर पड़े या धरती पर पड़े तो वो हर जीवित वस्तु को नुकसान पहुंचाएगी। तो ये छन के आती है, तो यही गैस हमारे लिए जीवनदायी हो जाती है। छन के किससे आती है? ओजोन परत से, राइट। ओजोन गैस है। तो इसी समताप मंडल में कौन सा गैस है? ओजोन गैस, जिसे ओजोन परत कहते हैं या ओजोन मंडल कहेंगे, ठीक है ना। तो ये आपका हो गया ओजोन मंडल। इसके ऊपर आता है मध्य मंडल। साथ में आपको इसका वो भी ध्यान रखना है कि क्षोभ मंडल कितना कितना मोटा है? तो 13 किलोमीटर। 13 किलोमीटर से लेकर के 50 किलोमीटर तक क्या है? समताप मंडल। और 50 से लेकर के 80 किलोमीटर तक क्या है? तो वो है मध्य मंडल, राइट। तो मध्य मंडल बेसिकली सारी मौसमी क्रियाएं तो क्षोभ मंडल में हो गई और ओजोन परत समताप मंडल में हो गया। लेकिन वायुमंडल हमारा अभी भी है। तो यहां पर आपने अक्सर उल्का पिंड देखे होंगे या टूटा हुआ तारा देखा होगा, सुना होगा, एटलीस्ट पिक्चरों में तो देखा ही होगा।
अभी वो तारा बेसिकली कुछ नहीं होता टूटा हुआ, अंतरिक्ष में कुछ चट्टाने, कुछ गैसीय और कुछ पथरीली चीजें भी घूम रही हैं पृथ्वी के साथ। ठीक है, हमने देखा था क्षुद्र ग्रहों के बारे में जब हम पढ़ रहे थे अंतरिक्ष। ठीक है, तो इसमें कुछ छोटे छोटे चट्टाने भी होती हैं, टुकड़े भी होते हैं, जो अक्सर क्या होता है कि पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण में आ जाते हैं और पृथ्वी की तरफ खींचे चले आते हैं। तो पृथ्वी की तरफ खींचने के क्रम में जब वो वायुमंडल में प्रवेश करते हैं तो इसी मध्यमंडल में वो टकरा कर इनके अंदर जो पार्टिकल्स हैं उनसे घर्षण होता है। जब घर्षण होता है तो उनमें आग लग जाती है, उन उल्का पिंडों में आग लग जाती है, तो वही हमें दूर से क्या दिखाई देते हैं, टूटे हुए तारे की तरह। और ये उल्का पिंड में आग कहाँ लगती है, घर्षण कहाँ होता है, तो इसी मध्यमंडल में। तो इस मध्यमंडल में ये उल्का पिंड जल करके खत्म हो जाते हैं। ठीक, ये बात याद रहेगी। कुछ उल्का पिंड इतने बड़े होते हैं कि वो यहाँ पर खत्म नहीं हो पाते, आग तो लग जाती है, और वो अगर इतना बड़ा है तो छोटा अगर इतना बड़ा हो गया और पृथ्वी पर आकर गिर गया। तो पृथ्वी पर गिरने के लिए जरूरी है कि वो उल्का पिंड कितना बड़ा है, जितना बड़ा होगा उतना टाइम लगेगा उसे जलने में और उतनी जल्दी वो पृथ्वी पर पहुंचेगा। ठीक है ना, तो ये आपका हो गया मध्यमंडल। इसके बाद आता है बाहरी वायुमंडल। तो बाहरी वायुमंडल 80 से 400 किलोमीटर तक बाहरी वायुमंडल है। ठीक है, अब बाहरी वायुमंडल में क्या है, तो आपने अक्सर आप आजकल फोन का इस्तेमाल तो हर कोई करता है और सब जानते हैं कि हम फोन लगाते हैं तो कोई सिग्नल होता है जो दूसरे फोन से जाकर कनेक्ट होता है और वहां से हमारी आवाज पहुंच जाती है। तो ये सिग्नल जो पहुंचता है जिसके थ्रू, वो यही आयन मंडल है कि आप एक डिवाइस यूज करते हैं, उससे सिग्नल जो जाता है वो आयन मंडल में जाता है और वहां से फिर टकरा करके पृथ्वी पर आता है और उसी का हम इस्तेमाल करते हैं अपने डिवाइस के द्वारा। ठीक है ना, चलिए, तो ये रेडियो संचार के लिए जरूरी होता है। ठीक है ना, रेडियो तरंगे इसी से टकराकर फिर वापस पृथ्वी पर आती हैं। इसके बाद एक होता है बहिर्मंडल। तो बहिर्मंडल वायुमंडल का सबसे ऊपरी परत है और इसके बाद अंतरिक्ष शुरू हो जाता है। बहिर्मंडल बहुत पतली परत है, इसमें केवल हीलियम और हाइड्रोजन जैसी गैसें हैं जो वहां पर तैरती रहती हैं। ठीक है ना, तो ये आपका वायुमंडल का संगठन हो गया। इसके बाद आता है कि मौसम और जलवायु क्या है। अब आपसे मैं पूछूं कि एक लाइन में, इसमें तो बहुत सारी बातें लिखी हुई हैं, ये आपको दिख रहा है, इसे मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूं, राइट। अब इसमें लिखा हो, तो अब मैं आपसे एक लाइन में पूछूं कि मौसम क्या होता है, तो वायुमंडल की हर घंटा और रोज रोज की स्थिति मौसम है। जैसे मैं आपसे पूछूं कि आज का मौसम क्या है, तो आज का मौसम ठंडा रहा। कभी कहते हैं आज बारिश का मौसम है, कभी कहते हैं आज मौसम गर्म है। तो ये रोज रोज का होने वाला परिवर्तन है मौसम वायुमंडल में। अब मैं पूछूं कि जलवायु क्या होता है, तो जो आप ये देख रहे हैं कि आज का मौसम ठंडा रहा या गर्म रहा या बारिश वाला मौसम रहा, यही अगर हम एक लंबे समय के लिए पूछें कि भारत में ओवरऑल क्या मौसम रहता है, तो आप कहेंगे कि भारत का मौसम जलवायु है, सॉरी, भारत में भारत का, चलिए इसको इसको और थोड़ी अलग तरीके से समझते हैं कि मौसम आपने समझ लिया कि रोज रोज का परिवर्तन मौसम है। अब यही मौसम जब लंबे समय के लिए हम मेजर कर लेते हैं तो जो औसत निकालते हैं वो उसका जलवायु हो जाता है। जैसे अगर किसी देश में हम पूछे कि एक साल में कैसा मौसम रहा पूरे एक साल का, तो आप कहेंगे कि कुल मिलाकर के तो वो देश गर्म ही था, क्योंकि 12 महीने में 8 घंटे गर्म रह 8 महीने वो गर्म रहा, तो हम कहेंगे कि उस देश का जलवायु गर्म है, राइट। इसी तरीके से हम अगर पहाड़ों पर जाएं या सपोज कि हम यूरोप जाते हैं या हम ध्रुवों की तरफ जाते हैं, तो वहां पर ज्यादातर समय ठंड का रहता है, तो इसलिए हम कहते हैं कि वहां का जलवायु क्या है, शीत जलवायु है। ठीक, तो ये आपका जलवायु हो गया। अब जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक, तो उसमें एक तापमान महत्वपूर्ण कारक है। तापमान क्या है, तो हवा में मौजूद ताप और शीतलता की मात्रा ही तापमान है। जैसे अगर हवा में अधिक गर्मी है तो हम कहेंगे कि
ये अधिक तापमान हो गया, और अगर ठंडा है तो हम कहेंगे कि तापमान कम है। तो तापमान का मतलब गर्म नहीं होता या ठंडा नहीं होता, तापमान का मतलब वो कितना गर्म है या कितना ठंडा है, यही उसका तापमान है। ठीक है ना। तो ये आपका तापमान हो गया। और अब तापमान केवल दिन और रात में ही नहीं होता, बल्कि हमने एक चक्र बनाया था ना कि पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूम रही है, तो उसमें हमने देखा था कि कभी कर्क रेखा पर, कभी विषुवत रेखा पर, कभी मकर रेखा पर चमकती है। राइट। तो ऋतु परिवर्तन होते हैं, ऋतु परिवर्तन के समय में भी तापमान में परिवर्तन होता है। जैसे इस समय हमारे भारत पर क्या है, ठंडी का मौसम है, तो हमारे वायु का तापमान इस समय कम है, और गर्मी के मौसम में ये तापमान बढ़ जाता है। ठीक है। तो ये तापमान का जलवायु पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। ठीक। इसके बाद आता है आपतन। अब आपतन को थोड़ा सा समझना होगा, ये लिखी हुई चीज बहुत क्लियर नहीं होती। ठीक है। आपतन को समझिए कि मैंने कहा कि ये पृथ्वी है और ये वायुमंडल है। राइट। समझने का प्रयास करेंगे सभी लोग। ठीक है ना। ये उसका वायुमंडल है। अब यहां ये वायुमंडल की सीमा हो गई। अब सूर्य की किरण आई, इससे छन करके और पृथ्वी पर पड़ी, फिर ये पृथ्वी के द्वारा रिफ्लेक्ट की गई, तो कुछ तो निकल गई, लेकिन कुछ वापस फिर पृथ्वी पर भेज दी गई, क्योंकि हमारा वायुमंडल है ना, ये वायुमंडल सारी ऊर्जा को विमुक्त नहीं होने देता, वायुमंडल से कुछ ऊर्जा को रोक लेता है, जो ऊर्जा रोक लेता है वो वापस पृथ्वी पर आती है। ठीक। तो जितना हमें प्राप्त हुआ ना अंत में, वही आपतन कहलाएगा। आपतन यानी सूर्य ताप का जो भाग हमें मिला, सूर्य तप, वही आपतन है। तो सूर्य तप का आपतन आप समझ गए, सूर्य तप यानी आपतन। अब आपतन डिपेंड करता है कि हमें कितना मिल रहा है। अब यहां से थोड़ा और इसको समझेंगे कि मान लिया कि 100 हिस्सा हमारे पास ऊर्जा का मिला सूर्य के द्वारा। अब 100 में से 100 पृथ्वी पर आया, तो पृथ्वी सारे 100% तो रिफ्लेक्ट करेगी नहीं, केवल कुछ रिफ्लेक्ट करेगी। सपोज कि इसने 6% रोक लिया, अपने सोख लिया, और 96% वापस कर दिया। 96% जब वापस किया तो क्या 96% पृथ्वी के वायुमंडल से बाहर चले जाएंगे? नहीं, इसमें से फिर 6% वायुमंडल द्वारा रोक लिए जाएंगे और बाकी 90% वापस कर दिए जाएंगे। ठीक है। ये सपोज करना है। सूर्यातप का वितरण भी हम अगले क्लास में पढ़ेंगे, ये केवल मैंने सपोज करने के लिए आपको ऐसा आंकड़ा दिया ताकि आप आंकड़े में ना फंसे। ठीक। तो फिर ये जो 6% वापस आया, ये पृथ्वी पर आया, और पृथ्वी ने इसका कुछ परसेंट रोका और फिर 3% इसको रिफ्लेक्ट कर दिया। लेकिन ये 3% भी अब पृथ्वी के बाहर नहीं जा पाएगा, वायुमंडल के बाहर नहीं जा पाएगा। तो पृथ्वी का कुछ जो 100% आया था, उसका 12% इसने रोक लिया। ठीक। अब ये 12% पृथ्वी के वायुमंडल को गर्म बनाए हुए है। राइट। यही आपतन है। ठीक है ना। सूर्य से आने वाली ऊर्जा जिसे पृथ्वी रोक लेती है, वो आपतन है। राइट। ठीक है। तो आपतन हमने ये भी देखा था कि विषुवत रेखा पर सूर्य की किरणें ज्यादा पड़ती हैं, वो क्षेत्र ज्यादा गर्म होता है। तो सूर्य विषुवत रेखा से जैसे जैसे हम ध्रुवों की ओर जाएंगे, वैसे वैसे ये आपतन, सूर्यातप कम होता जाता है। राइट। इसी कारण ध्रुवों पर हमने देखा था कि 6 महीने दिन है, यानी सूर्य की कुछ किरणें तो जरूर पहुंच रही हैं, लेकिन वो किरणें इतनी कम पहुंच रही हैं कि वो वहां के बर्फ को पिघला नहीं सकती। ठीक। एक बच्चे ने मुझसे पूछा था कि जब 6 महीने सूर्य, सपोज कि 6 महीने ध्रुव पर अगर दिन है, तो सूर्य की किरण तो पहुंच ही रही है, फिर भी बर्फ क्यों नहीं पिघल रहा? तो बर्फ इसलिए नहीं पिघल रहा क्योंकि सूर्य का आपतन जो है वो बहुत कम मात्रा में पड़ रहा है, सूर्यातप बहुत कम मात्रा में उसको मिल रहा है। तो इससे आप क्या समझे, एक लाइन कि विषुवत से लेकर के अगर हम ध्रुवों की ओर जाते हैं तो आपतन कम होता जाता है, सूर्यातप की मात्रा कम होती जाती है। ठीक है। तो ये आपका आपतन हो गया। अब इसी के कारण
शहरों में अधिक गर्मी होती है और गांवों में शहरों की अपेक्षा थोड़ा ठंडा रहता है। इस चीज को समझिए। एक, अब मैं अगर नाम लूंगा तो इसका मतलब ये नहीं कि आज आपको उसे समझ ही जाना है। ठीक, जैसे मैं बोलूं कि एक बनता है आइलैंड हीट, हीट आइलैंड बनता है या डोम आइलैंड बनता है। तो डोम आइलैंड और हीट आइलैंड ये आपको अभी नहीं समझना, ये हमारी क्लास में समझेंगे। लेकिन आपको ये समझना है कि सपोज कि ये पृथ्वी है, और पृथ्वी तो मतलब हम नहीं कह सकते पृथ्वी किस रूप में है। कहीं ये ठोस है, कहीं चट्टानी है, कहीं ये नम भी है, कहीं यहाँ ग्रीनरी है, कहीं पानी है। तो इस तरीके से कहीं तो सूर्य का आपतन ज्यादा पड़ता है, कहीं ऊर्जा ज्यादा सोख ली जाती है, और कहीं ऊर्जा ज्यादा रिफ्लेक्ट कर दी जाती है, और कहीं ऊर्जा का उपयोग हो जाता है। ऊर्जा का उपयोग कहाँ होता है? जहां पर ज्यादा ग्रीनरी है, जहां बड़े बड़े पत्ते हैं, वहां पर सूर्य की किरणें धरातल पर पहुंच ही नहीं रही हैं, तो वो धरातल गर्म कहां से होगा? राइट। तो रिफ्लेक्शन का काम वहां पर बहुत कम हो गया। ठीक है ना? याद करिए, मैंने आपको बताया था फर्स्ट क्लास में कि 0 डिग्री पर सूर्य की सबसे ज्यादा किरणें लंबवत पड़ती हैं, फिर भी वो क्षेत्र अधिकतम गर्म नहीं है। अधिकतम गर्म कौन सा क्षेत्र था? उसके कुछ ऊपर सहारा का रेगिस्तान, जबकि वहां पर 0 डिग्री की अपेक्षा सूर्य की कम किरणें पहुंच रही हैं। 1-2% ही होंगे लेकिन कम है। इसके बावजूद सहारा रेगिस्तान अधिक गर्म है, क्योंकि सहारा रेगिस्तान पे ग्रीनरी नहीं है, पूरा रेगिस्तान है। अब रेगिस्तान पर सूर्य की सीधे किरणें पड़ रही हैं। अब वो रेगिस्तान सूर्य की किरणों को, उनकी ऊर्जा को सोखता है, ऑब्जर्व करता है, और उसके बाद उसे फिर रात में रिफ्लेक्ट करता है, तो वो क्षेत्र ज्यादा गर्म हो जाता है। ठीक है ना? इसी तरीके से ये जो कंक्रीट है, ये जो दीवालें हैं, ये आप पत्थर देखते हैं, ये ज्यादा ऊर्जा सोखते हैं और फिर ये रिफ्लेक्ट की जाते हैं। जब ये रिफ्लेक्ट किए जाते हैं तो फिर ये वहां के गर्मी बढ़ा देते हैं। कैसे? इस बात को समझेंगे। मान लीजिए ये एक पत्थर है, अब इस पर सूर्य की सीधे किरणें पड़ी, तो इसने पहले तो कुछ किरणों को सोखा, उसके बाद से रिफ्लेक्ट किया। तो पहले ये 10 घंटे इस पर किरणें पड़ रही हैं, तो 10 घंटे तो इस क्षेत्र में गर्मी है बहुत। अब सूर्य की किरणें 10 घंटे बाद शाम हो गया और सूर्य की किरणें पड़नी बंद हो गई। अब 10 घंटे बाद फिर ये ठंडा होना शुरू होगा, और सपोज करिए कि 5 घंटे में ठंडा होता है। तो अब जब ये ठंडा करेगा तो ऊर्जा मुक्त करेगा। जब ये ऊर्जा मुक्त करेगा तो ये गर्मी उसी वायुमंडल में ही तो रहेगी। तो इस क्षेत्र का तापमान कितना देर गर्म रह गया? 15 घंटे। ठीक है? सपोज कि ये रात में दिन भर 100% ऊर्जा सोखा, और 50% ऊर्जा भी अगर ये छोड़ रहा है, तो 15 घंटे उस क्षेत्र का तापमान गर्म रह गया। ठीक है? अब इसी को आप समझिए कि जैसे आपके घर बनते हैं तो ये दीवारें बनती हैं, एक तरीके से ये कंक्रीट होते हैं तो चट्टानी हो जाती हैं। इनका स्वरूप वही हो जाता है कि ये पहले सोखती हैं। आपने गर्मियों में अक्सर देखा होगा दीवारों को हाथ से लगाकर कितनी गर्म रहती हैं। इवन जब सूरज ढल जाता है रात के समय भी दीवारें कुछ देर तक गर्म रहती हैं। उनकी वजह से वो कमरा रात तक गर्म रहता है। तो जब तक आप कमरे को खोलेंगे नहीं तब तक वो कमरा गर्म ही बना रहेगा, क्योंकि इस पर अगर कुछ सन की किरणें पड़ रही हैं सूर्य की, तो कुछ ऊर्जा छन करके इस कमरे में आ गया, क्योंकि सूर्य से पड़ने वाली ऊर्जा ज्यादा है। अब ये ऊर्जा इतनी ज्यादा नहीं है जो इस कमरे में है कि इस दीवार को छान करके बाहर निकल सके। तो हमें क्या करना होगा? गेट खोलते हैं तब ये ऊर्जा बाहर निकलती है वायु के रूप में, और फिर ये जगह वायु से खाली हो जाता है, और ठंडी वायु इसको लेने के लिए आ जाती है, इसका स्थान लेने के लिए आ जाती है। अब इसको आपको समझना है कि शहरों के लिए, जो शहरें हैं जहां पर बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं, ठीक, सपोज कि ये 2 बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हो गई जिनकी ऊंचाई लगभग 50-50 तल्ले की हो, 100-100 तल्ले की हो, 30-30 तल्ले की हो, कितना भी आप मान सकते हैं। ठीक है? अब यहां पर सूर्य की किरणें पड़ रही हैं, ठीक है ना? अब ये दीवार गर्म हुआ, राइट? दीवार गर्म हुआ, फिर शाम ढल गया, अब सूर्य की किरणें पड़नी बंद हो गई। अब ये ऊर्जा छोड़ रही है, फिर ये दीवार जो गर्म हुए थे अब ये ठंडा हो रहा है, तो ठंडा होने क्रम में क्या कर रहे हैं? ये जो ऊर्जा सोखा था इन्होंने, अब ये उसे छोड़ रहे हैं, मुक्त कर रहे हैं। तो
ये क्षेत्र गर्म रहेगा, यहाँ की वायु गर्म रहेगी। अब ये गर्म वायु ऊपर उठ रही है, ऊपर उठती ये कहीं निकल जाती, लेकिन इतनी ऊंची बिल्डिंग है कि ऊपर उठने के बावजूद भी ये वायु इन घरों को पार नहीं कर पा रही, इन बिल्डिंग्स को पार नहीं कर पा रही, तो ये इसी क्षेत्र में घूम फिर के रह जाएगी। ये चीज शहरों में होता है, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें जहां होती हैं तो वहां पर हीट आइलैंड बन जाते हैं, वो हम बाद में पढ़ेंगे और इसके बारे में डिटेल से। लेकिन आपको अभी ये समझना है कि इस प्रक्रिया में शहर गांवों की अपेक्षा गर्म रहते हैं। ठीक, शहरों में अगर ज़्यादा गर्मी पड़ भी रही है तो पहली बात वहाँ इतने कंक्रीट नहीं है कि जो सूर्य की ऊर्जा को सोख सके, राइट, और उसको बाद में फिर ऊर्जा उसमें से मुक्त हो। वहाँ पर सीधी मिट्टी होती है जो कुछ मात्रा में सोखती है, ऊपर पपड़ी बन जाती है, फिर नीचे जाने से ऊर्जा को रोकती है, ठीक है ना। फिर पेड़ होते हैं, या गर्म भी हुआ तो गर्मी के साथ हवा ऊपर उठी और वो निकल गई, समय के साथ वो ठंडी हो गई। लेकिन शहरों में ये बात नहीं हो पाता, इसलिए शहर गांव की अपेक्षा गर्म होते हैं, ठीक है ना। तो ये आपका आपतन हो गया, सूर्यातप, राइट। अब इसके बाद एक चीज है और वो है वायुदाब। वायुदाब अभी हमने क्षोभ मंडल में देखा कि सारी मौसमी घटनाएं क्षोभ मंडल में है, तो ये धरातल से ही है। धरातल पर भी पृथ्वी पर भी सबसे जो सघन वायुमंडल है वो धरातल पर है। तो धरातल पर उसमें भी समुद्रों पर सबसे ज्यादा वायुदाब लगता है, उसके बाद धरातल पर यानी स्थल पर वायुदाब ज्यादा होता है। अब ये वायुदाब हमें दिखता क्यों नहीं, पता क्यों नहीं चलता। तो मैं खड़ा हूं तो मेरे शरीर पर वायुदाब लग रहा है, और इस वायुदाब को मैं महसूस क्यों नहीं कर रहा हूं, क्योंकि इसको मैं बड़े आसान शब्द में कहूं तो मेरा शरीर इसका आदी हो चुका है या अभ्यस्त हो चुका है। और समझिए कि जो मेरे शरीर में अंदर जो ब्लड है और ये ब्लड दौड़ रहे हैं या जो प्रेशर लगा रहे हैं, ये बाहर के प्रेशर को न्यूट्रल कर रहे हैं, इसीलिए ब्लड में प्रेशर होता है। तो आपने सुना होगा ब्लड प्रेशर, राइट। तो ब्लड प्रेशर बाहर के प्रेशर को न्यूट्रल करते हैं। अब जैसे जैसे आप धरातल से ऊंचाई की ओर जाएंगे, जैसे आप अगर पहाड़ों की तरफ जाएंगे तो जैसे जैसे आप पहाड़ों पर ऊंचा चढ़ते जाएंगे वैसे वैसे ये वायु का प्रेशर कम होने लगता है। और कभी कभी ऐसा होता है कि लोगों के नाक से ब्लड आने लगता है, क्योंकि कुछ मात्रा में वायु दाब, कुछ परसेंटेज वायु दाब का कम हो गया। धरातल पर अधिक लगा और पहाड़ों पर कम लगा, तो उतने को हमारे शरीर बर्दाश्त नहीं कर पाया और नाक से ब्लड आने लगा। अब सपोज कि आप ऐसी जगह जाइए जहां वायुमंडल है ही नहीं, हमारा शरीर अभ्यस्त है प्रेशर के, इसलिए हमारे ब्लड में ऐसी संरचना है कि वो प्रेशर बनाए रखता है कि हमें बाहर का प्रेशर फील ना हो। अब सपोज कि आप ऐसी जगह चले जाइए जहाँ पे प्रेशर ना हो, तो वहां पर क्या होगा, आपके अंदर का प्रेशर की वजह से आपकी नसें फट जाएंगी। जैसे आप अगर चांद पर जाते हैं तो आपने देखा होगा जो भी एयरोनॉट्स होते हैं वो एक खास तरीके का सूट पहनते हैं। उस सूट में क्या होता है, आर्टिफिशियल रूप से एक वायुमंडल डेवलप किया जाता है, एक प्रेशर डेवलप किया जाता है, ताकि शरीर का जो प्रेशर है और जो बाहर का प्रेशर है जो हमें अभी मिल रहा है वो चीज वहां पर बना रहे, इसीलिए वो सूट बनाया जाता है। अगर वो सूट पहन के ना जाएंगे तो क्या होगा, उनकी नसें फट जाएंगी और ये खून एक तरीके से फव्वारा की तरफ निकलेगा, ठीक है ना। तो ये प्रेशर का काम होता है, ये इतना इंपॉर्टेंट होता है वायुदाब, ठीक है। अब वायुदाब में एक और इंपॉर्टेंट चीज होता है कि वायुदाब, हवा क्या होता है, गर्म होने के साथ ऊपर उठता है, ठीक है, और उसकी जगह लेने के लिए फिर ठंडी हवा आ जाती है। तो जब ये ऊपर उठता है तो वो स्थान खाली हो जाता है। जब वो खाली हो गया तो कुछ समय के लिए वहां पर प्रेशर कम हो गया, और जैसे ठंडी हवाएं वहां पर आके फिर इकट्ठी हो गई तो वहां पर प्रेशर बढ़ गया, राइट। इसलिए मैं आपको एक पिक दिखाता हूं। ये आप देख रहे हैं, इस बात को हमने आगे भी पढ़ा था, ये 0 डिग्री है, यहां पर सबसे ज्यादा सूर्यतप प्राप्त होता है। अब सूर्यतप की वजह से यहां पर हवाएं ऊपर उठती हैं, तो ऊपर उठने क्रम में ये निम्न वायुदाब क्षेत्र बनता है या डोलड्रम कहते हैं। यहां पर चक्रवात, प्रेशर, आंधी टाइप की चीजें यहां पर नहीं आती, ये निम्न दाब है, डोलड्रम है, ये क्षेत्र शांत रहता है, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि हवा
सूर्य तप ज्यादा प्राप्त होने से गर्मी ज्यादा हुई और हवा गर्म हुई फिर ऊपर उठती है, राइट। तो ये क्षेत्र इन चीजों से मुक्त हो जाता है। अब ये है आपका अक्षांश, इसे हॉर्स अक्षांश बोलते हैं या उच्च दाब का क्षेत्र बोलते हैं। ये आपका 30 से 35 डिग्री के बीच में होता है, ठीक है। ऊपर के अक्षांश, यानी हम अब ध्रुव की तरफ जा रहे हैं ना, ये भूमध्य रेखा है, अब यहां से हम ध्रुव की तरफ जा रहे हैं। जैसे से हम ध्रुव पर जाते हैं, ये कहीं प्रेशर ज्यादा होता है, कहीं प्रेशर कम होता है। जहां पर चारों तरफ से हवाएं आकर के बैठने लगे, वहां के टेम्परेचर के कारण, ठीक, हवाएं आके बैठने लगे तो वहां पर हाई प्रेशर डेवलप होता है, ठीक है ना। तो ये आपका प्रेशर हो गया। अब इस चीज को हम और अच्छे से समझेंगे अगली क्लास में जब हम जलवायु पढ़ेंगे, राइट। चलिए, तो अभी हम जलवायु पूरा नहीं पढ़ रहे हैं, अभी हम केवल वायु पढ़ रहे हैं और वायु से संबंधित महत्वपूर्ण बातों को पढ़ रहे हैं। इसमें हमने वायुदाब को देख लिया, ठीक है। तो कम तापमान वाले क्षेत्रों की वायु ठंडी होती है, इसी के फलस्वरूप भारी जो वायु है वो इकट्ठा होकर उच्च दाब क्षेत्र बनाती है, ठीक है ना। और उच्च दाब के कारण स्पष्ट और स्वच्छ आकाश होता है, क्योंकि आपका जो आकाश में जो बादल आप देखते हैं वो बादल तभी बनेंगे जब नीचे से वायु जाएगी, ठीक है। तो जब नीचे से वायु जा ही नहीं पा रही है तो वो बादल कैसे बनेंगे, ठीक है ना। तो इसलिए उच्च वायु दाब की तरफ ये आकाश बहुत साफ दिखते हैं और स्वच्छ होते हैं, जैसा कि इस समय आप अपने उत्तर भारत में भी देखते हैं, ठीक है ना। जब तक कि कोई डिस्टरबेंस ना आए, जैसे एक वेस्टर्न विक्षोभ आता है, पश्चिमी विक्षोभ जिसको बोलते हैं, वेस्टर्न डिस्टरबेंस, इसे हम बाद में पढ़ेंगे। तो ऐसी अगर बात ना आए तो आपको ठंडी के दिन में ओस दिखेंगे और साथ में आकाश आपको साफ दिखेगा, राइट। तो ये आपका हो गया वायुदाब। अब इसी वायुदाब से पवन होता है। वायुदाब हमने देखा कि वायु ऊपर उठती है और उसका जगह लेने के लिए एक दूसरी वायु आ जाती है। तो जो आ रही है कहीं से वो पवन हो गया, ठीक है ना। और जो ऊपर उठी वो जाकर के बादल बन गया और जा कहीं वर्षा होगी, फिर वायु हल्की होकर के नीचे बैठेगी और यहाँ की वायु जो आई थी वो गर्म होकर फिर ऊपर उठ रही है। तो जो आने का क्षैतिज जो आ रही हैं इसे हम कहेंगे पवन, ठीक। इसे और समझिए कि उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर वायु की गति को पवन कहते हैं, ठीक है। इसके बाद हम पवन को कई तरीके से देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। जैसे अगर हवा तेज चल रही हो तो आप कई बार चीजों को उड़ते हुए देखेंगे, धूल भरी आंधी देखते होंगे, राइट। ये पवन हो गया, ठीक है ना। अब पवन जो है वो 3 तरीके की होती हैं। 3 तरीके कौन कौन सी होती हैं? एक तो होता है स्थायी पवन, मौसमी पवन और स्थानीय पवन। ध्यान रखें, ये स्थायी है और ये स्थानीय है, ठीक है। तो स्थायी पवन क्या है? व्यापारिक पश्चिमी और पूर्वी पवनें स्थायी पवनें हैं। ये वर्ष भर लगातार एक निश्चित दिशा में चलती हैं। इसको थोड़ा सा हम समझेंगे। जैसे मैंने आपको बताया, ये भूमध्य रेखा, ये डोलड्रम है और यहाँ से वायु ऊपर उठती है, ठीक है, फिर ये ध्रुवों की तरफ जाती है। तो ये इस स्थान की विशेषता है और यहाँ हर समय इसी तरीके का घटना होती है, राइट। तो यहाँ का स्थानीय पवन हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद मौसमी पवन होता है। तो ये पवन अलग अलग ऋतुओं में अपनी अपनी दिशा बदलती रहती हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए भारत में मानसूनी पवन है। तो मानसूनी पवन, अब इसको मानसूनी हम समझेंगे तो और अच्छे समझेंगे। मानसून, भारत में मानसूनी पवन दो रास्ते से आती हैं। एक आपका अरब सागर से और एक बंगाल की खाड़ी से। सर्दियों में, गर्मियों में हमें जब पूरब से हवाएं आती हैं तो हम कहते हैं कि बारिश होगा, और सर्दियों में जब पश्चिम से हवा आती है तो हम कहते हैं कि बारिश होगा। यानी कि जो पवनों की दिशा है ये मौसम के साथ बदल रहा है, ठीक है ना। तो इसे हम कहते हैं मौसमी पवन। इसके अलावा होता है स्थानीय पवन। स्थानीय पवन में ये होता है कि सपोज करिए कि आप समुद्र के किनारे हैं। अब
एक ही समय पृथ्वी पर भी सूर्य की किरण पड़ रही है और समुद्र किनारे जो जो समुद्र है, उस पानी है, उस पर भी सूर्य का किरण पड़ रहा है। तो धरातल जल्दी गर्म होता है और पानी देर से गर्म होता है। इसको थोड़ा सा और समझना है कि धरातल ज्यादा जल्दी गर्म होने से वहां की वायु ऊपर उठेगी, लेकिन जो समुद्र पर पवन है वो तो अभी ठंडी है, क्योंकि पानी को गर्म होने में समय लगता है। तो जो धरातल की पवन ऊपर उठ रही है, तो धरातल पर ये जगह समुद्र किनारे खाली हो गया। ठीक, अब समुद्र से वो हवाएं धरातल की तरफ आएंगी। ठीक है, ये तो हो गया दिन की बात। रात में क्या होता है, धरातल ठंडा हो गया और समुद्र अब जाकर के गर्म हुआ। तो अब समुद्र पर हवाएं ऊपर उठ रही हैं और ये जो धरातल की ठंडी पवनें हैं ये फिर समुद्र की तरफ जा रही हैं। ठीक, इसे समुद्री पवन और समुद्री समीर और स्थल समीर कहते हैं। ठीक है, तो ये चीज हम आगे पढ़ेंगे बाद में। यहां आपको ये समझना है कि ये स्थानीय पवन इसी तरीके की होती है। ये पवन किसी छोटे क्षेत्र में वर्ष या दिन के किसी विशेष समय में चलती है। एग्जाम्पल के लिए स्थल और समुद्री समीर। ठीक है, इसके अलावा हमारे यहाँ लू आता है। ठीक है, लू के बारे में आप सबने सुना होगा। तो लू हमारे यहाँ हर समय जब गर्मी पड़ता है तो गर्मी के समय में शुष्क मौसम में पश्चिमी हवाएं आती हैं जो बहुत गर्म होती हैं, राइट, उन्हें हम लू कहते हैं। ठीक है, तो ये लू हमारे भारत का स्थानीय पवन हो गया। ठीक है ना। अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वायुमंडल पढ़ेंगे और उसी में फिर आपका चक्रवात भी आएगा, प्रति चक्रवात आएगा, इनको हम पढ़ेंगे। इसमें ठंडी वायु, गर्म वायु, चक्रवाती वर्षा, आर्द्र वायु, राइट, इन सारी चीज़ों को वहाँ पर पढ़ा जाएगा। ठीक है, अब इसमें एक महत्वपूर्ण और चीज़ है और वो है आर्द्रता। आर्द्रता को भी थोड़ा सा समझ लीजिए कि आर्द्रता क्या होता है, राइट। और बेसिकली जब जल पृथ्वी और अलग अलग सोर्सेस से वेपराइज्ड होता है, यानी उसका वाष्प बनता है, तो ये नमी में आर्द्रता, ये वायुमंडल में नमी पैदा कर देता है। ठीक है, तो हम कहते हैं कि वायु आर्द्र हो गई, राइट। इसको थोड़ा और समझिए कि सपोज ये एक तालाब हो गया और यहां पर सूर्य की किरणें पड़ रही हैं। ठीक है, तो सूर्य की किरणें पड़ने के क्रम में अब ये गर्म होंगी, गर्म होने के बाद ये बॉयल होंगी, उबलेंगी, तो इनमें से कुछ भाप बनकर ये पानी हवा में चला जाएगा। ठीक है, जब ये पानी हवा में जाएगा तो ये यहाँ की वायुमंडल से मिल जाएगा। जब ये वायुमंडल से मिल जाएगा तो ये वायुमंडल की आर्द्रता कहलाएगी। ठीक है, और एक समय बाद जब वायुमंडल में आर्द्रता बहुत बढ़ जाती है तो फिर ये बारिश होता है। और बारिश भी समय और परिस्थिति के अनुसार, जगह के अनुसार अलग अलग होता है। जैसे मैदानी क्षेत्रों में वर्षा होता है, सर्दी के दिनों में ओलावृष्टि होती है, और पहाड़ों पर स्नो फॉलिंग होती है जिसे हम हिम वर्षा कहते हैं, राइट। तो इस तरीके से आर्द्रता होती है और आर्द्रता ज़्यादातर बारिश के लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है ना। अब इनकी क्रियाविधि के आधार पर वर्षा 3 तरीके की होती है: संवहनीय वर्षा, पर्वतीय वर्षा और चक्रवाती वर्षा। ठीक है, अब इसे हम वर्षा पढ़ेंगे तो उसे अलग से समझना होगा। ठीक है ना। चलिए, तो ये तो हो गया आपका आज का टॉपिक। कुछ क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिए। मैंने आपसे बार बार कहा है कि आप सब इसका आंसर लिखने की कोशिश करें, जो भी देखते हैं, जो भी बच्चे हैं या जो भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं फिर भी। ठीक है, वायुमंडल क्या है, आप यहाँ से 20 से 50 शब्दों में इसका आंसर लिखेंगे। तो इसके बाद जब हम वायुमंडल को एक पूरा चैप्टर पढ़ेंगे तब आपको चीज़ें और क्लियर होंगी। यहाँ से आपको कुछ बातें याद रह जाएंगी। ठीक है ना, वो बातें आगे मैं आपसे पूछूंगा तो आगे के चैप्टर में आपके काम आएगा। ठीक है, तो ये वायुमंडल क्या है ये अब आप बता ले जाएंगे। वायुमंडल का अधिकतर भाग किन 2 गैसों से बना है, हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया। तो ये सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लिखने की कोशिश करिए, नहीं लिख पाते हैं तो उसका निराकरण किया जाएगा। ठीक है, कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर लेते हैं।
राइट, इसमें कई बार बच्चों को दिक्कत होती है। तो निम्नलिखित में से कौन सी गैस हमें सूर्य की हानिकारक किरणों से बचाती है? वो कौन सी है? ओजोन। और ओजोन कहाँ पाई जाती है? समताप मंडल में। ठीक है। वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत कौन सी है? तो वो है क्षोभ मंडल, जिसमें हमें ऑक्सीजन मिलता है। ठीक। वायुमंडल की निम्न परतों में कौन सी बादल विहीन है? तो हमने देखा कि सारी मौसम क्रियाएं क्षोभ मंडल में होती हैं। समताप मंडल बादल विहीन हो जाएगा। ठीक है। वायुमंडल की परतों में जब हम ऊपर जाते हैं तब वायु क्या होता है? जब हम वायुमंडल की परतों में जब ऊपर जाते हैं तो वायु दाब क्या होगा? घटेगा। राइट। जब वृष्टि तरल रूप में पृथ्वी पर आती है तो हम उसे क्या कहते हैं? वर्षा। ठीक है। चलिए, तो आज का क्लास यहाँ पे खत्म होता है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट अगले चैप्टर में। ठीक है। थैंक यू वेरी मच।